सो हेलो गाइस, आज उम्मीद के साथ यहाँ बैठा हूँ पार्ट 2 लेकर के अपने सेल वाले चैप्टर का। तो आप पार्ट 1 देख ही चुके हो। अगर पार्ट 1 नहीं देखे, पार्ट 2 में अभी ये वाला वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके पार्ट 1 चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो आप बढ़िया ही होंगे। और पार्ट 1 में हमने जाना था सेल का जनरल इंट्रोडक्शन, सेल क्या है, कैसा है, जीवित कोशिका की सेल किसने की, मृत कोशिका की सेल किसने की, खोज किसने की, कब की, ये सारी चीज़ें को हमने जाना। फिर जिन साइंटिस्ट ने खोज की उन साइंटिस्ट ने कैसे की, उनके जीवन परिचय के बारे में हमने यहाँ देखा। फिर कोशिका सिद्धांत को हमने जाना और कोशिका सिद्धांत के बाद आज हम देखने वाले हैं कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, मैं जो पहला पार्ट डाला था उसमें व्यू कुछ आया नहीं, अभी तो 2 व्यू था। मैंने चेक किया तो 14 घंटा डला हुआ देखा और 2 व्यू में गाइस 1 सब्सक्राइब मिला। तो कम से कम गाइस एक वीडियो में 1 सब्सक्राइब कर देना गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना और अच्छा ना लगे तो मत करना गाइस। और सब्सक्राइब जब भी करो गाइस एक बार पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद किया करो। पहले से किसी के बहकावे में या बताए अनुसार मत किया करो गाइस, कई लोग प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स बहुत मेहनत से मिलता है। आप लोग पीपीटी वगैरह पीडीएफ वही डिजिटल बोर्ड से पढ़ चुके हो तो ये वाला बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है गाइस आपसे कि एक बार प्लीज़ यार देख लो, नोट्स देखने में क्या आ जाता है, स्किप करके ही देख लो। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, कोशिका के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक सेल जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है, कौन सा सेल यूकैरियोटिक है। तो देखो गाइस, प्रोकैरियोटिक जो है इसका मीनिंग होता है, ये लिखा है प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव दे डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोट्स हैं इससे प्रिमिटिव सेल डिराइव्ड हुआ है। और प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने जमाने का, मतलब जब हम नहीं थे, हमसे भी पहले जो जीव थे उस सेल को एक कोश की सेल कहते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक यानी पहले जमाने का, ठीक है गाइस। तो मैं जो बता रहा हूँ वही लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख सकते हो, हटा देता हूँ स्क्रीनशॉट करने के लिए, ठीक है, वही लिखा है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, आपको न इतना सा याद करना है, न इतना सा याद करना है, न इतना सा। आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ समझाने वाला हूँ प्रोकैरियोटिक। आपको प्रोकैरियोटिक समझना है, चाहे आप एक लाइन से ही समझ जाए, चाहे पूरा पढ़ के समझे, आपको समझना है, पूरे नहीं पढ़ना है। पूरे पढ़ोगे तो अच्छी बात है। प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने ज़माने का सेल। और पुराने ज़माने में कैसे था, सब छोटे हाइट के थे, ठीक है। तो जो पहले जो कोशिका था पुराने ज़माने में वो सिर्फ एक ही कोशिका था, और एक कोशिका होने के कारण उनके साइज बहुत छोटे थे। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जो कि पुराने ज़माने में कंसर्ट हुआ करता था, पुराने ज़माने से अभी भी हैं। और ये जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका वो साइज में छोटे होते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं। और चूंकि साइज में इतने छोटे एक कोशिका हैं, उसमें कोशिका के अंदर जो अंग होंगे यानी कि कोशिकांग होगा वो कितना सारा होगा गाइस, ज़्यादा तो होगा नहीं। इसलिए इसमें जो क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको पावर हाउस ऊर्जा गृह बोलते हैं, जिसमें से ऊर्जा जनरेट होती है बॉडी के लिए, और उसी ऊर्जा का यूज करके अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग। तो गाइस ये होता है क्रोमोसोम, इसमें कोशिका में एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा। और ये जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। जबकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो इसमें कोशिका विभाजन जो है वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों के कारण होता है। और माइटोसिस मियोसिस क्या है वो मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ, फिलहाल प्रोसेस समझो, ठीक है। तो सीधी सी बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं साइज में, एक कोशिका वाले होते हैं,
और कम साइज है तो कम अंग पाया जाएगा, मतलब कम कम कोशिका अंग, जैसे क्रोमोसोम एक ही होगा। विभाजन माइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और प्लास्टिड एब्सेंट रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, नीला हरा एल्गी हो गया, ठीक है, यानी कि इकाई गाइस। और बाय द वे मैं आप लोग को कुछ बताने वाला था, खैर छोड़ो गाइस, भूल गया, याद आएगा तो बता दूंगा। अब जस्ट इसके अपोजिट यूकैरियोटिक है। ये एक साइज में छोटे होते थे तो यूकैरियोटिक सेल साइज में बड़े होंगे। और हाँ, मेन बड़ी बात, जो यूकैरियोट्स जो हैं ये यूनिक यूनिक मतलब कुछ नया चीज, तो ये यूनिक चीज से डिराइव्ड हुआ है, मतलब इसी शब्द से आया है, यूनिक से। ये वही यूकैरियोट्स, फिर यूकैरियोटिक सेल, ऐसा कुछ आया, ठीक है। बाकी गाइस यूकैरियोटिक न्यू है तो इसमें नया नया रिसर्च वगैरह तो होना आम बात है। तो हाँ, इसमें साइज छोटा है तो अब इसलिए ये साइज में थोड़ा सा बड़े होंगे, लार्ज साइज का होगा। एक कोशिका था तो बहु कोशिका होगा। इसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस के थ्रू होता था, इसमें माइटोसिस के साथ मियोसिस के दोनों के थ्रू होता। इसमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये बहु कोशिकीय है तो बहुत से कोशिका, मतलब बहुत से, एक कोशिका में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे, ठीक है भाई। इसमें न्यूक्लियस मतलब जो सेल का कंट्रोल है, जैसे पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, ऐसे पूरे सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस गवर्नमेंट है, न्यूक्लियस है समझो। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नाभिकीय क्षेत्र में, सुस्पष्ट है, मतलब जो नाभिकीय क्षेत्र है वो एकदम क्लियर कट दिखाई देता है आपको। यहाँ सेल का आगे देख रहे हो गाइस, आगे आपको दिखाने वाले हो। बाय द वे इधर से हवा चल रहा है जिसके कारण कॉपी उड़ रही है गाइस आप लोग को समझ में आएगा, इसके एग्जांपल देख लो। इसमें वही लिखा है प्लास्टिक प्रेजेंट वगैरह, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे गाइस। और एग्जांपल है फंगी, प्लांट, जानवर। एक उसका मतलब जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा वो प्रोकैरियोटिक, शॉर्ट में समझो, जो हमें खुली आंखों नेकेड आई से दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, लाइक मी एंड यू गाइस। आप जितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हो, हालांकि 2 ही लोग देख रहे हो टोटल कुल मिला के, आप सब यूकैरियोटिक हो गाइस। तो गाइस मैं सोचा हूँ अपने वीडियो को बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद थोड़ा सा एनालाइज किया, फिर थोड़ा सा कॉमेडी यूज़ करूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा यूनिक बन जाए। तो ट्राई करूँगा साला कॉमेडी वाला वीडियो भाई। ये माछी के देख रहा का, ये फोकस भी नहीं होती, खैर छोड़ो। तो भाई जितने भी हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा और पार्ट 2 में अभी जो पढ़ा, उन सब चीज़ों को शॉर्ट में एकदम समझ लेते हैं। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल और बायोलॉजी भाषा में साइटो बोलते हैं। तो हम जितने भी पढ़े हैं, जैसे नाम, तो कोशिका का नाम है बायोलॉजी भाषा में साइटो, और कोशिका का अध्ययन क्या कहला है, साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक इसलिए बोलते हैं, देख कोशिका की खोज तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने भी की थी, पर हम लोग रॉबर्ट हुक क्यों बोल, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही तो कोशिका की नींव रखी थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, इसलिए कोशिका की खोज, या फिर इसको बोल सकते हैं मृत कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। और जीवित कोशिका के बारे में बात करें, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किया था। अब इन दोनों के चलते कोशिका सिद्धांत है, जिसको स्लाइडेन और स्वान ने 19वीं सदी से 1838 से 1839 में किया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते बने बोल के गाइस, अच्छे से दिखा रहा हूँ। मेरे चैनल पे एकदम पूरा फ्री नोट्स मिलेगा, तो डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन पे गाइस मैं नंबर डालने भूल गया था, डाल दूंगा। ये देखो अभी हम पढ़ रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। देखो गाइस 2 चीजें हैं, देखो एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा और माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो माइक्रो सेम लग रहा है, लगभग सेम। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रो से माइकोप्लाज्म बोल देना गाइस। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, जो सबसे बड़ी पक्षी है आई थिंक, और उसका जो अंडा है, उस अंडे में जो सेल पाया जाता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है, वही सेल, वही कोशिका,
ठीक है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। गाइस आप लोग अंडे खाते हो नहीं, कमेंट में बताना यार, लेकिन मैं तो नहीं खाता, मेरे ख्याल से अंडा खाना भी नहीं चाहिए। बाकी आप लोग बताओ कि खाना चाहिए या नहीं। ठीक है, अभी नोट में लिखा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, न कि शरीर की सबसे छोटा अंग है। ये शरीर का कोई छोटा अंग या छोटा पार्ट नहीं, ये सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। समझ रहे हो गाइस? यार हम लोग तो अपने घर में, बरसात का सीजन है, थोड़ा सा उठ के दिखा रहा आपको, देख लो। ऐसा तो मेरा गांव गली है, बरसात का सीजन है, पानी भरा है आंगन में, उधर फ्री फायर वाले लोग हैं। ठीक है, तो बरसात के सीजन में मैं यहाँ ये बोल रहा था कि मैं चड्डी ढूंढ नहीं पाता, खोज नहीं पाता, कहाँ कहाँ टांग दिए रहते गाइस। अब कुछ विद्वान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत, जीवित कोशिका, मृत कोशिका खोज के दिखा दिया, और मैं चड्डी पे अटका, आई मीन हम लोग का छोड़ो। तो ये बात हो गई दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और छोटी। अब समझ लेते हैं कि हम मनुष्य, आदमी, मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। इन ह्यूमन वी स्टडी अबाउट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव में अगर बात करें सबसे छोटा कोशिका, तो जो मेल हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें जो निकलता है, स्पर्म निकलता है, उसमें छोटे छोटे शुक्राणु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े टाइप होते हैं जिसे शुक्राणु बोलते हैं। उनमें जो सेल पाया जाता है वो सबसे छोटा सेल होता है इन ह्यूमन। और पूरी दुनिया में सबसे छोटा सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा दुनिया में शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। और वहीं मानव में सबसे छोटा लड़के में जो स्पर्म निकलता है वो, और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करें तो लड़कियों में जो ओवम रहता है, अंडाणु, उनमें जो सेल्स रहते हैं वो सबसे बड़ी सेल्स होती हैं। और सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें तो है न्यूरॉन, जो कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। देखो गाइस, सबसे बड़ी और सबसे लंबी में अंतर है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ सबसे बड़ी और सबसे लंबी का एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे सामने दो घर दिख रहा है, देखो, यहाँ से लेकर के एक ही घर है पूरा, वहाँ तक वो घर का दुकान है ये। ठीक है, तो देख लो इतना बड़ा घर है, सबसे बड़ी कोशिका। और यही बात करूँ बगल घर, हाइट देखो गाइस, मतलब सबसे लंबी कोशिका और ये सबसे बड़ी कोशिका। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, बड़ी मतलब बोल सकते हैं चौड़ा, और लंबी बोल सकते हैं तो ऊंचा। तो सबसे लंबा या सबसे ऊंचा कोशिका बोले तो न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? जो हमारे ब्रेन में जो सेल पाया जाता है उसी को न्यूरॉन बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि सब में कोशिका विभाजन होता है, पर साले न्यूरॉन एक ऐसा कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन कैंसर होता है। तो ब्रेन में जो सेल पाया जाता है वो 90% न्यूरॉन सेल होता है और 10% गैलियल सेल होता है गाइस। और वही 10% जो गैलियल सेल होता है उसी के ग्रोथ के कारण हम लोगों के ब्रेन में कैंसर होता है। इस यही कारण है कि न्यूरॉन विभाजित नहीं होता है फिर भी ब्रेन कैंसर होता है। और सबसे तेज विभाजन की बात करें तो सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिका का नाम है लीवर। मतलब लीवर में जो कोशिका पाई जाती है उसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। इसीलिए भैया जब भी हम लोग ट्रैफिक पुलिस में चलते हैं ऐसे रोड में कुछ, तो टकली पे हेलमेट वगैरह लगा के चलते हैं ताकि मुंडी उंडी ना फूट जाए। जब एक्सीडेंट होगा साला टकला फूट गया, कोशिका विभाजन बंद ही हो गया, सारा दिमाग कहाँ से बढ़ेगा। इसीलिए हेलमेट पहन के बाइक चलाया करो यार। बाकी सेफ्टी अपने हाथ में है और आराम से ही चलाया करो, मैं यही रिकमेंड करूँगा। मैं खुद धीरे चलाता हूँ। बाय द वे गाइस, इसके साथ मेरा भी व्लॉग देखने स्टार्ट कर देना। मैं बहुत जल्द अपना भी व्लॉग इसी चैनल पे डालूंगा, अलग से प्लेलिस्ट बना लूँगा। होप गाइस आप लोग को प्लेलिस्ट देखना तो आता होगा, नहीं देखना आएगा तो उसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे बना दूंगा कि प्लेलिस्ट कैसे चेकआउट करते हैं। ये हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ लिया ह्यूमन में और वर्ल्ड में कितना बड़ा और छोटा कोशिका कौन सा है, और कोशिका को किसने खोजा, किसका कोशिका सिद्धांत था, कौन ने जीवित कोशिका खोजा, किसने मृत कोशिका खोजा, शॉर्ट में समझ गए।
अब समझते हैं कोशिका के जो अंग हैं और कोशिकांग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो गाइस कि ईंट है, ईंट से मिलकर दीवार बनता है, दीवार से मिलकर कमरा और कमरा से मिलकर घर या हाउस। वैसे जो दीवार है वो ईंट के साथ उसमें गिट्टी, रेत, पानी भी मिक्स करते हैं। मगर हम सिंपली ईंट को ही जमा दें तो भी वो दीवार बन सकता है। और दीवार पे अगर छत ऐसी टीने टप्पड़ लगा दे तो एक कमरा बन जाएगा, और बहुत सारा ऐसा कमरा बना दे तो घर बन जाएगा। ठीक यही प्रोसेस है हम लोग की बॉडी का। हम लोग का बॉडी भी तो घर है। तो घर कैसे बना है? कोशिकाओं से मिल करके ऊतक बना है। इसको दीवार से रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे, इन सभी चीज़ों को इसे कोरिलेट करना है। कोशिका यानी ईंट से मिलकर बना है दीवार यानी कि ऊतक, और ऊतक से मिलकर बना है अंग यानी कि कमरा, और कमरे से मिलकर बना है घर यानी कि शरीर, अंग तंत्र। इसी को इंग्लिश में लिख दिया हूँ। सेल जो है, सेल से मिल करके बना है टिश्यू, और टिश्यू मिल करके ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे मिल करके बॉडी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो गाइस, मतलब ये जो टिश्यू है वो सेल प्लस सेल का ग्रुप है, ऑर्गन है वो टिश्यू प्लस टिश्यू का है, और बॉडी जो है वो ऑर्गन प्लस ऑर्गन का ग्रुप है। स्क्रीनशॉट लेते रहो गाइस, वीडियो देखो, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, नोट्स नहीं बनाना है आप लोग को, सिर्फ वीडियो पढ़ना है। बिना नोट्स का चैनल है भाई, हालांकि नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा हम लोग का बॉडी बना है। तो मैंने स्टार्ट किया है कोशिका से, और कोशिका से हम लोग पढ़ते पढ़ते सीधा जाएंगे यहाँ बॉडी। हम लोगों ने यहाँ तक गाइस कोशिका समझ लिया पूरी तरीके से। कोशिका क्या है, कौन यूकैरियोटिक कोशिका है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कोशिका जीवित कोशिका, मृत कोशिका, कोशिका सिद्धांत सब किसने दिया और कब दिया। अब कोशिका क्या है, अब वो तो हमने देख लिया। अब कोशिका जो है, जैसे कि आपको मैं बोलूँ गाइस, अभी मैंने डॉट किया, आप लोग को दिख रहा, लेकिन अब सोचो एक कोशिका इतना छोटा है कि वो दिखेगा नहीं। अब इसके कंपैरिजन में आप देख लो ये डॉट कितना छोटा है, इससे भी छोटा, ये छोटा छोटा डॉट आप लोग को नोटिस हो रहा होगा। ठीक है गाइस, तो इतने में बहुत सारा सेल होगा। ठीक ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारा जो छेद होता है, ठीक है, जितने सारे छेद हैं उससे कई ज़्यादा कोशिका हैं, और उन कोशिका में और छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, और कोशिका में पाए जाने वाले इन्हीं अंग को ही तो हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। और कोशिकांग को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये पेन पूरा एक कोशिका है। ठीक है, तो ये पेन पूरा कोशिका है, तो पेन में कौन कौन से होंगे? ढक्कन, ये पेनांग बोल देता हूँ, कहाँ गई, ये पेनांग है। पेनांग मतलब पेन के अंग, पेनांग ये हो गया इसका अंग। इधर का पीछे का कैप, इसमें रिफिल लगा है, इसमें जो नोजल्स रखे हैं, ठीक है, इसमें जो नीडल लगे हैं, ये जो नोजल्स रखे हैं, ये सारी चीज़ें ही पेन के अंग हैं, यानी कि ये सब चीज़ें कोशिका के अंग हैं। और ऐसी छोटे छोटे अंग को, जैसे एक अंग का नाम हो गया कोशिका झिल्ली, और इसके पीछे वाले एक अंग का नाम हो गया कोशिका भित्ति, रिफिल का हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ऐसे ही बहुत सारे अंग हैं कोशिका में, जो कि सभी अंग को कवर करेंगे। यहाँ पे लगभग 10-11 अंग हैं। तो जैसे पेनांग है वैसी कोशिकांग है। तो होप गाइस आप लोगों को कोशिकांग समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कोशिकांग के पहला अंग, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइस सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, सेल मतलब कोशिका। कोशिका झिल्ली जो है इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने अभी बताया, इस नाम से भी जाना जाता है। और जो कोशिका झिल्ली है वो पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और कोशिका झिल्ली जो है वो बॉडी के हर एक अंग में पाया जाता है। हम भी जीव हैं, प्लांट भी जीव हैं,
मैंने अभी अभी क्या बोला गाइस कि एक से ज़्यादा कोशिका जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है वो यूकैरियोटिक है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि सभी यूकैरियोटिक यानी कि हम मानव हो चाहे प्लांट हो, हर एक यूकैरियोटिक चीज़ में, हर एक बहुकोशिकीय में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि झिल्ली क्या काम करता है। झिल्ली में जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, धनिया, मिर्चा, अदरक, दुकान जाते हैं तो उसी में कई सारा सब्जी फल वल 2-3 तो फल डाल देता है। वो क्या करता है, सभी चीज़ को उसके अंदर में जो भी चीज़ है उसको बाहर गिरने नहीं देता है, फेंकाने नहीं देता है। ठीक ऐसे ही ये जो कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं सभी को पकड़ के रखता है, बाहर जाने नहीं देता है। अगर इतने सारे कोशिका हैं, साला सब इधर से उधर भागेगा, बाहर जाएगा तो हम लोग के बॉडी का होगा क्या, साला पूरा पुलपुला जाएगा। तो ये तो हो गया प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अ कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल दैट इज मेड अप टू सेल्यूलोज that obtain only in plants for the safety and provide shapes। तो गाइस कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल ये केवल पादप यानी कि प्लांट में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये पादप में पाया जाता है और सेल्यूलोज का बना होता है। झिल्ली प्रोटीन का होता है और ये भित्ति यानी कि इसको दीवार बोलते हैं। भित्ति का पर्यायवाची दीवार समझ सकते हो। तो देखो गाइस, हम लोगों को सीधा चमड़ी है, पर प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में क्या रहता है, छिलका रहता है जिसको हम लोग चिल्फा बोलते हैं। तो वही जो चिल्फा है, उसी चिल्फा का दूसरा नाम है, पर्यायवाची है कोशिका भित्ति। और चिल्फा जो है सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, जैसे कि ये पेपर है, पेपर में अभी लिखा हूँ, पेपर जो है वो किसका बना है, प्लांट का बना है। अभी मैं कपड़ा पहना हूँ, देखो ये भी प्लांट से ही बनता है। ठीक है, तो मतलब हम मेरे में जो पहना कपड़ा है, चड्डी है, ये पेपर है, प्लांट से बना। मतलब हम इनडायरेक्ट यही कह सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो सेल्यूलोज से बनी है। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी है। और सेल्यूलोज जो है वो प्लांट के आउटर लेयर में पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। अब नेक्स्ट हम लोग का कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी भैया। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया ये एक सेल है, सेल के अंदर हमारा यहाँ से गाइस ये बनाया प्लाज्मा झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति आया, अंदर का प्लाज्मा झिल्ली, फिर बाहर में मैं डाला कोशिका भित्ति। ये दोनों पढ़ लिए। अब इसके बाद एक और ऐड होता है, प्लाज्मा झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के बाद आता है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको इंग्लिश में माइटोचोंड्रिया बोलेंगे गाइस। कॉन्ड्रिया पढ़ते हैं लेकिन लिखने के लिए चोंड्रिया मैं लिख देता हूँ। चल भाई गाइस, मेरे दोस्त का डायलॉग है, पता नहीं मेरा आदत लग चुका है। दोस्त का नाम है गाइस ध्रुव कोल। आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम बता देना गाइस कमेंट में। तो हमारे जो सेल हैं, सेल में कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति, और इसमें एक कोशिकांग होते, एक अंग होता है। जैसे हमारे हाथ में हाथ पैर अंग है ना, ठीक वैसे ही एक अंग इसका है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली होता क्या है, जब हम श्वास लेते हैं तो हम श्वास में एयर के साथ ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में, जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज,
प्लेटलेट्स। तो ब्लड के जो पहला जो कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाता है कहाँ, वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है और ये जो प्रोसेस है साइकिल चलने वाला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, इसको किसने खोज की थी? क्रेब्स नामक विद्वान ने खोज की थी। इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है और इसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। इसलिए इस साइकिल को हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि बोला जाए तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर रहता है। तो क्रेब्स साइकिल इनडायरेक्टली सेल के अंदर चलता है और डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन पकड़कर माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक साइकिल चलता है जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और इस क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, देखो, श्वास लेते हैं, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जिसमें से एक कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। वो O2 को पकड़ कर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाता है और उस पर चैन चलती है और उस चैन के फलस्वरूप क्या होता है? साइकिल चलता है। चैन यानी कि साइकिल ही समझो, और साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल जो है इसमें एटीपी जनरेट होता है। इस साइकिल के फलस्वरूप एटीपी, जैसे गाइस हम लोग नॉर्मली साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में हम लोग का पसीना निकलता है, ठीक ऐसे ये साइकिल चलाने पर एटीपी निकलता है। हम लोग के पसीने को कलेक्ट करें तो वही 10 ml, 20 ml, 50 ml हो सकता है, ठीक ऐसे ही 38 एटीपी जनरेट होगा तो एक ग्लूकोज बनेगा और ये ग्लूकोज जो है हम लोग को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। मैं जो अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो इसी ग्लूकोज के कारण ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि ऊर्जा बन रहा है, बार बार ये प्रोसेस हो रहा है और इसी ऊर्जा के फलस्वरूप मैं आप लोग को पढ़ा पा रहा हूँ। और जो एक्स्ट्रा हम लोग का ऊर्जा बनते रहता है ये तो कंटिन्यू ऑक्सीजन लेंगे, कंटिन्यू एनर्जी बनेगा तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होगा तो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया कि शरीर का बाहरी कोशिका, झिल्ली कोशिका भित्ति जो सुरक्षा प्रदान करता है, बाहर जाने नहीं देता, अंदर के सामान को, अंदर के जो ऑर्गन है उसको आप शरीर में सेल में क्या होता है, ऊर्जा बनता है। और देखो हमारे बॉडी में कितना सारा सेल है, मैंने बताया एक छोटा सा डॉट करके उसमें बहुत सारा सेल है, अरबों लाखों करोड़ों सेल तो होगा वो डॉट में, तो उसके हिसाब से हमारे बॉडी में पूरा कितना सारा सेल होगा, हाँ। तो इसी इतने सारे सेल से ही पूरा ऊर्जा जनरेट होता है, इसलिए हम लोग इतने एक्टिव रहते हैं। अब देखो भाई यहाँ कैसे ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, अब यहाँ कैसे ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, मुंह के सेल, जीभ के सेल भी ऊर्जा भी जनरेट करेंगे। अब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुंह के सेल ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, जीभ मेरा ये सब फड़फड़ा रहा है ना, फड़फिड़ झंडे की तरह फड़फड़, तो इतना बोल रहा हूँ मेरा जीभ धीरे धीरे थकते हो जाएगा, थक गया, और साला जीभ थक गया। अब इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो ऊर्जा जो है वो शरीर के हर एक पार्ट में है, जैसे कि मेरे पैर में है, मेरे हाथ में है, तो हाथ में पैर में जो ऊर्जा बन रही है और काम हो रहा है जीभ में, तो ऊर्जा साला पूरे शरीर से, पूरा हाथ पैर से लेके ऊर्जा जो है वो सब को पकड़ के ले जाता है मेरे जीभ में, ताकि मैं और अपना काम अच्छे से करता रहूं, ठीक है। इसीलिए गाइस हम जब भी थकते हैं तो पूरे बॉडी से थकते हैं, क्योंकि काम तो मेरा मुंह कर रहा है लेकिन एनर्जी पूरे बॉडी से मुंह में आ रहा है। मतलब एनर्जी का फ्लो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे हो रहा है, और एनर्जी को पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडी करता है, जिसे कैमिलो बॉडी भी कहते हैं या फिर कैमिलो गोल्जी भी बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसको कैमिलो गोल्जी भी कहते हैं। और इनका काम यही है
कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। और गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा और इसी ऊर्जा को गोल्जी बॉडी जो है वो बॉडी गार्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। और जहाँ पर गाइस काम हो रहा है, जैसे कि मेरे मुंह चल रहा है तो मुंह पे काम हो रहा है, तो मुंह को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, वहाँ पर एनर्जी देके। तो पूरे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बन रहा है उसको मेरे मुंह तक ले जाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से गोल्जी बॉडी का काम है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं राजधानी, जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स। तो गाइस कल मेरा कुछ काम आ गया था, तो कल का मेरा जो नोट्स था इसका वीडियो नहीं आ पाया यार, मतलब अच्छे शूट ही नहीं कर पाया। तो बाकी जो बचा था वहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। वैक्यूल्स हम लोग गोल्जी बॉडी कवर कर लिए थे, अभी पढ़ते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। रस को धारण करने वाला जो भी रस है उसको स्टोर करके रखता है, उसको राजधानी या फिर वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें रस क्या है, वाटर है। हमारे जो भी सेल है उसमें क्या है, 65% वाटर होता है। अब वो 65% वाटर ये वैक्यूल्स में मतलब कवर रहता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का, बाहर का, फिर सेल वाल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और ये गोल्जी बॉडी, और इसमें एक वी डाल के वैक्यूल्स कर देना गाइस। ये क्या करता है, वाटर स्टोर करके रखता है सेल के लिए। ठीक है, इसी को वैक्यूल्स कहते हैं। ये वैक्यूल्स जो है वो एनिमल में स्मॉल पाया जाता है। हम जैसे हम हो गए कोई गाय बैल भैंस, हमारे कंपैरिजन में जानवरों का थोड़ा ज़्यादा है, पर प्लांट के कंपैरिजन में बात करें तो हम एनिमल का कम है। क्योंकि हम लोग खूब से खूब 3-4 घंटे बिना पानी पिए रह सकते हैं, और वहीं जानवरों की बात करें तो हम उन लोग का वैक्यूल्स हम लोग से थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उन लोग कुछ ज़्यादा टाइम तक रखते हैं। पर प्लांट गाइस गर्मियों के दिन में आप लोग देखेंगे कि पूरा धूप रहता है, सब पानी सूख जाता है, फिर भी प्लांट जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वैक्यूल्स रहता है, राजधानी रहता है, पानी धारण करने वाला, वो ज़्यादा रहता है। यही कारण है कि गाइस गर्मियों के दिन में पानी प्लांट को नहीं मिलता, फिर भी वो अपने आप को जिंदा, अपने अस्तित्व को जिंदा बनाए रखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम इधर बना दिया हूँ, मैं खुद नहीं देख पाया गाइस। क्या है, मेरे पास कुछ प्रोफेशनल स्टैंड वगैरह तो है नहीं, एक हाथ से पकड़ता हूँ, एक हाथ से शूट करता हूँ। बाकी 6 नंबर का हम लोग का आ जाता है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कारक काय। तो सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक विद्वान ने की थी, और यही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी, और उसमें चलने वाले साइकिल की खोज क्रेप्स नामक विद्वान ने की थी, इसलिए उस साइकिल को क्रेप्स साइकिल बोला जाता है। ठीक है, और इधर सेंट्रोसोम है, इसकी खोज जो है वो बोबरी नामक विद्वान ने की थी। ठीक है, सेंट्रोसोम हेल्प किस में करता है, तो सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन को पुनर्निर्माण बोलेंगे। अब कोशिका विभाजन क्या है, जैसे कि गाइस च्युइंगम मान के चलो, एक च्युइंगम है। ठीक है, अब वो च्युइंगम को ऐसा ऐसा एक च्युइंगम है, और च्युइंगम को बीच से अगर मैं काट दूं, ऐसे 2 भाग में बट गया। ठीक है, अब दोनों च्युइंगम को मैं क्या कर सकता हूँ, जितना बड़ा पहले था उसको फैला के उतना बड़ा कर सकता हूँ। फिर से दोनों को काटा, 4 टुकड़े हुए, और चारों को मैं फिर से फैलाकर पहले जितना कर सकता हूँ। यही कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन में एक से टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा बनना, और ज़्यादा बन के वो अच्छे से विभाजित हो जाना, यही तो कोशिका विभाजन है कई। ठीक है, तो कोशिका विभाजन में पुनर्निर्माण होता है, टूट कर अलग नहीं होता, टूट कर अलग होकर के वो मेच्योर होता है। कोशिका पहले जैसा एकदम, ये सारी चीजें जितने भी कोशिकाएं हैं उसमें आ जाते हैं, पूरे मतलब नई जिंदगी बन जाती है, वो टूट करके 2 जिंदगी बन जाती है। ये पुनर्निर्माण है, टूटना बस नहीं होता, पुनः निर्माण हो जाता है कोशिका का। यही है सेल मल्टीप्लिकेशन या फिर कोशिका विभाजन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गाइस सेल मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, न्यू जनरेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में पाया जाता है। इसलिए गाइस आप लोग ने देखा होगा, जो भी शराबी है दरुआ, वो बहुत ज़्यादा खूब दारू पीता है साला, और दारू पी के वो कहाँ जाता है, लीवर में।
दारू होता है एसिडिक नेचर, लीवर के जो भी सेल हैं उसको जला डालता है। अब लीवर का सेल तो जल गया, इसलिए जब भी दारू पीते हैं ना बोलते हैं लीवर खराब हो जाएगा, दारू मत पिया कर। लेकिन दरुआ लोग को साला पता है इनडायरेक्ट कि लीवर तो खराब होने वाला नहीं है रे बाबा। उसमें क्या है, जो लीवर में जो भी सेल पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है, कोशिका विभाजन होता है। जैसे साला खराब हो गया जल गया तो नया कोशिका विभाजन होके तुरंत आ जाता है। इसलिए शराबी लोग साले खूब से खूब दारू पीते रहते हैं। यही ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं, इसलिए लोगों का जो दिमाग है वो बढ़ता नहीं। कई लोग जैसे सर्किट नेचर के होते हैं ना, पागल वागल, कई लोग मनमुंदिक होते हैं। अब उनमें बुद्धि कहाँ से बढ़ेगी, क्योंकि ब्रेन में जो सेल है न्यूरॉन सेल वो तो बढ़ता है ही नहीं। और ब्रेन कैंसर का कारण मैंने बताया था गाइस आप लोग को, गैलियल सेल, जो कि 90% नॉर्मल जो न्यूरॉन सेल है और 10% गैलियल सेल है, तो वही गैलियल सेल है जो कि ब्रेन कैंसर का कॉज करता है। आप लोगों ने नहीं सुना नहीं देखा होगा तो एक बार चेकआउट कर लेना गाइस। बाकी देखते हैं कोशिका। अब इसी में कोशिका विभाजन में एक और आ जाता है कैंसर। तो गाइस कैंसर कोई ऐसे देखे तो बड़ी डिसीज़ है जिसके लिए ट्रीटमेंट वगैरह तभी कंप्लीटली आया नहीं है। प्रिवेंशन है लेकिन कंट्रोल नहीं है। प्रिवेंशन गाइस और कंट्रोल में डिफरेंस है। प्रिवेंशन मतलब जैसे सर्दी खांसी हमको आने वाला है, अभी बरसात का सीजन है, देख सकते हो मौसम को, अभी 9-10 बज रहा फिर भी धूप नहीं निकला है। तो अभी बरसात का मौसम तो हमको सर्दी खांसी आने वाला हमको पहले से पता है, तो गर्म पानी पी लेते हैं भाई। ठंडी में ज़्यादा नहीं रहेंगे, बारिश में ज़्यादा नहीं भीगेंगे। ये क्या है, प्रिवेंशन है। कंट्रोल कंट्रोल क्या है, सर्दी खांसी आ ही गया हम लोग प्रिवेंट कर रहे थे फिर भी, लेकिन वो सर्दी खांसी बढ़ ना जाए, घातक ना हो जाए, फैटल ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुई लगवाते हैं, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स लेते हैं, बच्चों के लिए सिरप लेते हैं, टैबलेट, मेडिसिन वगैरह लेते हैं। ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब उसे बढ़ने नहीं देते, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन और कंट्रोल में डेफिनेशन आप लोग बता दिया। बाकी हम थे कैंसर पे, ठीक है। तो कैंसर एक डिसीज है जिसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन ही तो होता है। ये कोशिका विभाजन जो है वो हमारे जो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है सेल में, जैसे कि पूरे देश को कंट्रोल करने सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही पूरे सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो न्यूक्लियस के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये जो सेल है इसमें जो सेल डिवीज़न होता है, कट के 2 नए सेल बनते हैं मैच्योर वाले। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में कंट्रोल नहीं हो पाता कि कहाँ का सेल को कंट्रोल करना चाहिए, कितना विभाजन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। और कोशिका विभाजन वहाँ होते रहता है और वहाँ का कोशिका जो है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव कोशिका विभाजन, एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और यही एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हम लोगों में कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को कैंसर भी यहाँ बता दिया, नॉर्मल कैंसर, ब्रेन कैंसर भी बता दिया, पेड़ सूखते क्यों नहीं है गर्मी दिनों में ये भी बता दिया। और गाइस आपको ऐसी वीडियो अगर मज़ेदार लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अभी और मज़ा वाला आएगा ना, वैसे भी मैं थोड़ा इंटरटेनमेंट टाइप पढ़ाना चाहूँगा, ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है 7th नंबर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको कुछ यहाँ पे समझते हैं। ये हम लोग का टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर, ठीक है। ये 2 भागों में बांटा होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि पूरा स्मूथ होता है, एकदम स्मूथ, रफ नहीं रहता, पूरा चिकना प्लेन समझो। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि आधा भाग जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब मजे की बात यह है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पूरा स्मूथ रहता है, और ये रफ जो है वो कुछ और है जो कि स्मूथ पे चिपका रहता है, ठीक है।
तो ये पूरा स्मूथ रहता है, लेकिन हम लोग आधा को रफ मानते हैं, जबकि रफ वाला चीज कुछ और होता है। जैसे कि ये कॉपी है, पूरा प्लेन कॉपी है, इसको दो ऐसे लाइन खींचूंगा, दो भाग में बट गया, ठीक है। कॉपी तो पूरा प्लेन है। देखो अगर मैं यहाँ रेत डाल दिया, ये क्या है, अगर मैं पेपर बोलूंगा तो पेपर प्लेन होना चाहिए, और रेत बोलूंगा तो रेत तो खुरदुरा होना चाहिए ना भाई। लेकिन आधा पेपर प्लेन और आधा पेपर पूरा खुरदुरा रफ ऐसा लग रहा है, ठीक ऐसी ये भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरा स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर आधे भाग जो है वो प्योर स्मूथ है, और आधे भाग में कुछ चीज़ पाया जाता है जो कि हम यहाँ पे अभी कवर करेंगे। तो वो क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ देख लो, सबसे पहले देख लेते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है। ये इंटरनल बोन, जैसे हम लोग में बोन होता है हड्डी हड्डी, तो वो एक ढांचा प्रोवाइड कराता है, मजबूती प्रोवाइड कराता है, वही काम करता है ये अंतःप्रदवी जालिका हमारे बॉडी को लिए, ठीक है। और इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंटरनल हेल्प प्रोवाइड करता है। और इस पर जो दानेदार जो रफ चीज पाया जाता है उसका नाम है राइबोसोम, और वो जो राइबोसोम है वो राइट साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइट साइड में पाया जाता है, इसलिए राइट साइड का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये राइबोसोम देखना है, राइबोसोम जो है यही राइबोसोम वो धब्बा का काम करते हैं। जो राइट साइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें धब्बा दिखने का काम करता है, इसलिए हम इसको आधे को स्मूथ और आधे को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का बना होता है, रिकॉल करो गाइस। और क्या चीज मैंने बोला था जो प्रोटीन का बना होता है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोशिका भित्ति जो है सेल वाल जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल वाल सेल्यूलोज, सेल वाल सेल्यूलोज, ठीक है। तो कोशिका जो झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में प्लाज्मा झिल्ली, और जो राइबोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइट साइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, धब्बे के समान, जिसको राइबोसोम बोला जाता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। सॉरी गाइस, प्रोटीन का बना नहीं होता, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही कारण है कि राइट साइड खुरदुरा होता है, और यही जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है, सॉरी गाइस इधर 7 नंबर लिख दिया हूँ तो ये 8 होना चाहिए, ठीक है, और नंबरिंग मिस्टेक है आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है हम लोग का राइबोसोम, ठीक है। अभी जो यहाँ पढ़े ना राइबोसोम, वही राइबोसोम को खोज करने वाला पैलाडे थे, जिसको हम लोग पेलेट भी बोलते हैं, सब लोग अलग अलग पढ़ते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन थे, अल्टमैन, और उसमें साइकिल चलने वाला क्रेब्स नामक विद्वान, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और यही अभी अभी हमने पढ़ा ER क्रोमोसोम पढ़े थे, नहीं सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम यानी कि कारक काय। सेंट्रोसोम को खोज किसने की, बाबर अकबर बाबर सुने हैं, उसी से बोबरा सेंट्रोसोम, बोबरा का सेंटर जो है वो पूरा फूला रहता है, इसलिए सेंट्रोसोम की खोज बोबरा ने की, ठीक है गाइस। और ये जो राइबोसोम है इसकी खोज पैलाडे या फिर पेलेडे ने की है, और ये जो है ये प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में पाया जाता है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से, क्योंकि ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इसमें देखो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक यानी कि पहले की कोशिका, पहले छोटी कोशिका थी एक कोशिका, इसलिए उसमें छोटी राइबोसोम पाया जाता है, लगभग 70S, ठीक है। और यूकैरियोटिक में बड़ा पाया जाएगा क्योंकि इसमें बड़ा कोशिका है, यानी कि 80S। अब इसको किस बेसिस पर हम लोग डिफाइन किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हेल्प इन साइज नॉट सेड फ्लूइड।
तो गाइस इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, हेल्प करता है इनसाइड वाली चीज़ों पे, इनसाइड वाली चीज़ों पे हेल्प करता है। इसको हम लोग देख नहीं सकते और इसको किस बेस पर, जो नीचे गिरने के बेस पर है ना, जैसे भारी चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लूँ ये पूरा प्योर स्टील का चूड़ा जो कि उड़ रहा है तो निकाल के रखा हूँ। यहीं पे मैं दूसरे हैंड में पहना हूँ रबड़ का चूड़ा, ठीक है। अब दोनों को मैं गिराऊंगा तो कौन पहले गिरेगा? तो गाइस इन दोनों में देखते हैं पहले कौन गिरता है, ठीक है। ये हम लोग स्टडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप के भी करते हैं। इसके लिए मैं छत चारों के नीचे में पूरा टाइल्स लगाया गाइस, तो वो टूट जाएगा। मैं रिस्क नहीं ले सकते, बहुत भारी है, लगभग 230 ग्राम का होगा। 150 का पड़ा है चूड़ा मेरे को। हाँ ये सही जगह है, सूखा वाला बराबर है। पर यहीं पे अगर मैं ईंट को गिराऊं और इसको गिराता हूँ एकदम सेम हाइट से, तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा, तो ठीक इसी के बेस पर भारी चीज़ जो है वो पहले गिरती है, इसलिए इसको पहले प्रायोरिटी देते हैं, जो कि यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक जो कि है 70S, ठीक है। अब लगभग हम लोग का ये सेल वाला चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है गाइस। इसके चक्कर में मेरा जो चूड़ा है उसका देख रहे हो, उंगली फंस रहा है इसमें। इसमें जो ये जो बार हैं धार वो कहीं ना कहीं मेरा साला मूड गया लग रहा है गिराने पे। वीडियो शूट करने से पहले मैंने और चेक किया, फिर वीडियो शूट किया, पर क्या करूँ बन नहीं रहा। एनीवेज छोड़ो गाइस, दूसरा ले लेंगे यूट्यूब से, अगर पैसा आया तो, नहीं आया तो और क्या करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है 9th, ठीक है। तो 9th है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट समझो बोर्ड सेल का। तो न्यूक्लियस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और यही सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसा सेल? मृत कोशिका। कब? 1665 में। और 1665 में मृत कोशिका भित्तियां उन्होंने देखी थी माइक्रोस्कोप में कार्क के एक टुकड़े का अध्ययन करते हुए। यहीं पर जीवित कोशिका की बात करें तो लाइव, जीवित मतलब लाइव, लाइव कोशिका को ल्यूवेनहॉक, तो ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक का 1665 में मृत कोशिका और ठीक इसके 9 साल बाद 1674 में जीवित कोशिका। और 19वीं सदी में 1838-39 में क्या हुआ? स्लाइडेनोवा ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो गाइस आप ऐसा रिकॉल बार बार करो कि वो कंटेस्ट आपको याद हो जाए, ठीक है। इसलिए जब भी कुछ याद होए पुराने चीजों को एक बार रिकॉल जरूर कर, बोरिंग भले ही क्यों ना लगे पर रिकॉल करना न भूले गाइस, और उसके साथ सन भी। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल यानी सेल का दिमाग बोलते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रोसोम और डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, इन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि क्रोमोसोम होता क्या है और डीएनए आरएनए होता क्या है। तो गाइस क्रोमोसोम न्यूक्लियस का एक पार्ट है, जबकि सेंट्रोसोम यानी कि कारक काय, एक मिनट, सेंट्रोसोम कारक काय जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम सेल का पार्ट है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस का पार्ट है और न्यूक्लियस सेल का पार्ट है। सेल के अंदर न्यूक्लियस एन और एन के अंदर डीएनए आरएनए और क्रोमोसोम। और ये न्यूक्लियस जो है ये सेल का पूरा ब्रेन का काम करता है, सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल आल्सो नोन, ठीक है। तो इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं, पूरे सेल का कंट्रोलर बोलते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करता है? कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द सेल, सेल में जितने भी पार्ट हैं उन सभी चीजों को, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, इन चीजों को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम, बहुत सी चीजें हैं जो अभी यहाँ पे और पढ़ेंगे। इन सब चीजों को सेल के अंदर जितने भी अंग हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम लाइसोसोम करता है, ठीक है। तो केंद्रक जो है न्यूक्लियस जो है इसमें टोटल 90%
कुछ पदार्थ पाया जाता है जिसमें 80% प्रोटीन और 10% डीएनए या फिर आरएनए ऐसा कुछ रहता है। आगे हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, जीन, इन सब चीज़ों को। फिर हम लोग सीधा स्विच करेंगे टिश्यू में, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू में स्विच करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग का न्यूक्लियस हो गया। हम न्यूक्लियस के बाद हम लोग आ जाते हैं लाइसोसोम। देखो गाइस, हम लोगों की जिंदगी में जीना मरना तो लगा रहता है। कई लोग होते हैं जो डेली के डेली, मतलब कई लोग नए बच्चे पैदा होते हैं डेली डेली, कई लोग मरते भी हैं। तो गाइस जो जिंदगी है वो तो मरनी ही मरनी है। वैसे ही हम लोगों का जो कोशिका नया जन्मा है वो तो भी मरेगा ना। हम मरते हैं तो उसको मिट्टी में कई लोग को दफना देते हैं, कई लोग को देह अग्नि देह होती है, ऐसा अग्नि संस्कार कुछ बोलते हैं गाइस। तो ऐसा कुछ करते हैं, यानी अग्नि चढ़ाते हैं हम लोग और प्रार्थना करते हैं। ठीक ऐसे ही हम लोगों की बॉडी में सेल होता है, और सेल जब डेथ होता है तो उसको कर देते हैं भैया क्रोमोसोम के हवाले। क्रोमोसोम को आग समझो और सेल को इंसान समझो। इंसान को आग के हवाले करते हैं कब? मरने के बाद। ठीक वैसे ही लाइसोसोम जो है ये आग है, सेल को मरने के बाद लाइसोसोम के हवाले कर देते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डूबे। अच्छे देख लो गाइस, डी डूबे ने की। मृत कोशिका सेल रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका सेल एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1674, और स्लाइडेनोसॉन 19वीं सदी 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। उसमें चलने वाला साइकिल खोज क्रेब्स ने की थी, इसलिए उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और सेंट्रोसोम यानी कि सेंटर में जो सोम है फूला हुआ है उसको बोबरा बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी। सेंट्रोसोम के बाद आ जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम की खोज पैलाडे या पेलेडे ने की थी। और सेंट्रोसोम के बाद राइबोसोम के बाद न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। और न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, केंद्र सरकार जो है, जो भी केंद्र सरकार बने हैं उनका कलर क्या है? ब्राउन है, भूरा टाइप है गाइस। तो ऐसे याद रखो, न्यूक्लियस को बोलते हैं हिंदी में केंद्रक, और केंद्र सरकार का कलर ब्राउन है, यानी केंद्र सरकार की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और रॉबर्ट इसलिए क्योंकि कोशिका की खोज भी सबसे पहले रॉबर्ट ने की थी। रॉबर्ट, और ये कोशिका कई पार्ट है इसलिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी। डी मतलब डी, और एक और डी मतलब डूबे। डी डूबे गाइस, कैसे इसको ट्रिक बनाए? देखो गाइस, लाइसोसोम मतलब लाई, जो भगवान में प्रसाद चढ़ाते हैं लाई, उसको लाई को सोमवार को भगवान में चढ़ाते हैं, और जो बचा लाई जो रहता है उसको चाय में डुबा के खाते हैं। वाह वाह, क्या बात है भाई, मस्त डायलॉग बन गई गलती से। खैर, तो लाई है उसको हम लोग सोमवार को चाय में डुबा के खाते हैं, इसलिए लाइसोसोम की खोज किसने की थी भैया? डी डूबे ने की थी, क्योंकि लाई को डुबा के खाते हैं इसलिए लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने की थी। गाइस, लास्ट हम लोग का आ जाता है लाइसोसोम। हमने फाइनली देख लिया हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाहर और पाया जाता है सेल वाल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, गोल्जी बॉडी पढ़े, वैक्यूल्स पढ़े, सेंट्रोसोम पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े, और फिर इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, उसको थोड़ा सा देखा कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए बोलते हैं। अभी पढ़ रहे हैं लाइसोसोम। ठीक है, और ये कुछ लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे होगा, तो इसको शॉर्ट में सबसे पहले मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। खोज अपघटन तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना चूड़ा लगा लेता हूँ। तो लाइसोसोम का हम लोग टहलते टहलते पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, चूड़ा पहन रहा गाइस। हाँ, तो लाइसोसोम की खोज भैया डी डूबे ने की थी, क्योंकि लाई को डुबा के खाते हैं। और लाइसोसोम को जो है वो कंट्रोलर बोला जाता है, सफाई
कर्मचारी बोला जाता है, सफाई कर्मी, क्योंकि बेचारा जो हम लोग का लाइसोसोम होता है वो सफाई करता है कोशिका का। अब मैंने लाइसोसोम को क्या बोला था कि इसको आग समझो, लाई नहीं खाना चाहिए, आग के समान है। गाइस ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लाई आग के समान इसलिए है क्योंकि जितने भी हम लोग के डेड कोशिका होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उन सेल्स को जो लाइसोसोम जो है उसे बोलता है आत्महत्या की थैली। उसमें क्या भरा रहता है, टॉक्सिसिटी भरा रहता है। तो ये जो टॉक्सिसिटी होता है, ये टॉक्सिसिटी जो है वो सड़े गले या फिर जो मृत डेड सेल्स होते हैं उसको जलाने मारने का काम करता है, पूरा जड़ से ख़त्म कर देता है, ठीक है। जैसे हमारे पेट में जो भी खाना रहता है उन एंजाइम के थ्रू क्या होता है, पूरा साफ़ हो जाता है। वैसे ही वो लाइसोसोम जो है वो हमारे बॉडी में जितने भी डेड सेल्स हैं उन सब सेल्स को क्या करता है, पूरा क्लियर कट सफाई करता है। इसीलिए गाइस हम लोग जैसे शर्ट पहने हैं, जैसे कि ये मैं पहना हूँ, ठीक है शर्ट, तो हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जाते, आराम से बैठे भी रहेंगे फिर भी वो गंदा हो जाता है। तो ये गंदा किसी और चीज़ का नहीं, हमारे खुद के बॉडी के डेड सेल्स का होता है। और वही डेड सेल्स जब तबीयत ख़राब रहता है, बहुत दिन से पहने रहते हैं, तो वही डेड सेल्स का पसीना नहीं आएगा, एसी में भी रहेगा फिर भी वो स्मेल करता है, ठीक है गाइस। तो होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कुछ और जानना बाकी है, आखिर वो डेड सेल्स को पाचन करने के बाद, जैसे हम लोग के पेट में खाना पाचन होता है, फिर वो इसके थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और डेड सेल्स को बाहर कैसे निकालते हैं तो वो हम लोग देखते हैं कि डेड सेल जो है वो लाइसोसोम उसको पाचन कर देता है, फिर वो पाचन सेल्स जाता कहाँ है, ठीक है। इसे आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम में जो है वो टॉक्सिसिटी भरा रहता है। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या इंग्लिश में सुसाइड बैग भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स जो है वो लाइसोसोम जो है वो ब्लड सेल्स में चले जाते हैं और इसके थ्रू वही वो फिल्ट्रेशन वगैरह थ्रू कुछ निकल जाते हैं, कुछ बॉडी से ऐसी नॉर्मली जो ऊपर का डेड सेल्स होगा गाइस वो निकल जाएगा। बाकी लाइसोसोम की बात करें तो इसके जो लाइफ लाइन है, मतलब जीवन जीने की शैली, वो 120 डेज का होता है गाइस। और इसे मतलब क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कब्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेड सेल्स हैं उन सभी का कब्र होता है। लाइसोसोम के बारे में तो वैसे पूरा बता दिया, तो यहाँ पर ख़त्म होता है गाइस हम लोग का सेल वाला चैप्टर। और मज़े की बात एक और जो लास्ट बताना चाहूँगा, फिर आप लोग सब्सक्राइब कर देना गाइस फटाफट से। तो जैसे पुलिस हम लोग को कहीं रैली वैली होता है, पुलिस हौड़ा के एकदम दौड़ा के खखुआ के मारता है, ले साला गलत रैली करेगा, हाँ गाइस आउट ऑफ कंट्रोल रैली हो जाता है, तो ऐसा एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो मारता है साला, बॉडी का 2-4 पार्ट लाल काला ऐसा हो जाता है और पीछे पीछे पीला भी हो जाता है। तो जो काला होता है वो कोई और नहीं, हम लोग का डेड सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मार दिया, चला माइटोकॉन्ड्रिया मर गया। लाइसोसोम हम तो है ना, लास्ट साले को हम लोग पाचन कर देते हैं, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सेंट्रोसोम को मारेगा, इसको मारेगा, उसको मारेगा, तो ये चल जाता है। पर गाइस जो डंडे पड़ता है ना, साला इन सबको ठीक करने वाला हम ही था। ये पुलिस तो क्या डंडा, तो साला लाइसोसोम हमको बोलता है हम ही को मार दिया, अब ले साला हम लाइसोसोम खुद ही मर गए तो क्या पाचन करेंगे, हाँ। तो कुछ पाचन ही नहीं हो पाता, सब मारा का मारा वहीं पड़ा। अब क्या करे, कलवा हो जाते हैं वो पार्ट जहाँ पे डंडा पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ सीन रहता है, और वो जो कलवा हो जाता है वहाँ पर जो आसपास की जो सेल्स हैं वो कारक का यानी कि सेंट्रोसोम के थ्रू कोश का विभाजन होता है, सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, और सेल मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो फिर नॉर्मल जैसा होता है। क्योंकि जो पड़ोसी कोश का है वो कहते हैं पड़ोसी काम आती है, तो वही काम होता है गाइस। यहाँ का सेल मर गया बॉडी का, तो उसके बगल का सेल अपना काम पूरा कर लेगा, उसके बाद पूरा करने के बाद टाइम बचेगा, पड़ोसी कुछ काम है, हाँ। तो यहाँ न्यूक्लियस थोड़ा सा योगदान दे देगा, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा लाइसोसोम, तो ऐसा करके सेल डिवीजन होके हम लोग का जो खखवाए वाला करिया पार्ट रही थे
वो सब भर जाते हैं। और गाइस आप लोग को पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 3 में डीएनए राइबोसोम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।